बैक। आज का जो मेन मेजर टॉपिक जो रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे सीसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सीसी होने के बाद फिर आपका आएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स के बाद इंटरव्यूज आएंगे, तो फिर इंटरव्यूज के लिए आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे। तो फर्स्ट तो सीसी से स्टार्ट करेंगे। तो सीसी की स्ट्रेटेजी आप कैसे रखोगे कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको सिलेबस की कॉपी दिखाता हूँ, ये वाली। तो ये सिलेबस है, तो आपको पूरा का पूरा स्टिक टू सिलेबस रहना है। कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आता है। तो सिलेबस में भी आप कैसे फॉलो करोगे, जो टॉपिक्स आपको पहले आते हैं उनको पहले कवर करोगे। वो टॉपिक जैसे ही कवर होता है, कवर करने के लिए आप क्या करोगे। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने सही ढंग से लैब किया है, सही ढंग से लेक्चर्स सुने हैं और लैब को प्रैक्टिस किया है, तो फिर आपकी सीसी उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा फ्री रहो कि अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो की तो आपका सीसी का पेपर ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। तो फिर जो जो आपको चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई है, तो सबसे पहले तो ये सिलेबस में जाओ, सिलेबस को पकड़ो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले जो जो पॉइंट्स आपको आते हैं वो वाले पॉइंट्स कवर करो, टिक लगाते चलो। और उस पॉइंट से रिलेटेड जितनी थियरी क्लास में पढ़ाई गई है तो वो पहले कवर करो। और फिर उससे रिलेटेड गूगल में वो टॉपिक डालो, और फिर उसके जो भी सर्च रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके टॉप थ्री जो सर्च रिजल्ट्स रहेंगे एमसीक्यू के लिए, तो वो टॉप थ्री वेबसाइट से आप कर लो। दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट टॉपिक। तो ये बात रही अपने सीसी के लिए। तो सीसी का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है ये। अब जैसे कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स है, तो आपको देखना है कि ये टॉपिक्स कवर हुए थे, तो ये टॉपिक्स कवर हुए थे, तो ये सब टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये टॉपिक आप एमसीक्यूज ऑन ऑब्जेक्ट्स करके डालोगे, और फिर उसके बाद जो भी टॉप थ्री वेबसाइट्स आएंगी उससे जो भी एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखो, क्योंकि क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। और जो आपके लैब में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे क्यूरिंग, अगर हम लोग डेटाबेस का मॉड्यूल कंसिडर करेंगे, तो फिर डेटा बेस मॉड्यूल में कभी कभार आप अटके होंगे कि नहीं, ये कुछ क्वेरी इस तरह से यूज होती है, कुछ क्वेरीज में ट्रांजैक्शंस यूज नहीं होता है, कुछ क्वेरीज अलग अलग टाइप की होती है जिसका डेटा लिमिट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ये सब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपने लैब में फेस की होंगी उनके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। और जो बाकी के रहेंगे वो थ्योरी, और थ्योरी प्लस कोड्स रहते हैं, वो सारे के सारे ये सिलेबस के ऊपर रहेंगे। तो सिलेबस को एज आप बाइबल कंसिडर करके आगे की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखो। और साथ में और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स आप अभी से जो इम्पोर्टेंट है, आपको जैसे भी कोई ढूंढना है कि कोई टॉपिक कौन सा वाला इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं कैसे ढूंढता था कि जैसे नेट के ऊपर मैंने सर्च किया कि इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन एरेज, जैसे ये टॉपिक है यहाँ पर, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन एरेज सर्च करते ही जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी पे यूज हो रहा होता है, या फिर अ, उसका यूज उस कंपनी में हो रहा होता है, तभी वो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो टेक्नोलॉजी वाइज इंपॉर्टेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है, वो अगर आपको पहचान में नहीं आता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू सेग्रीगेट द क्वेश्चंस एज पर इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानने के लिए आप नेट पे जाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखो। इंटरव्यू क्वेश्चंस से आपको मालूम चलेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक से फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और मोस्ट प्रोबेबली उसी टॉपिक से एमसीक्यूज आपको सीसीए में भी देखने मिलेंगे। इस तरह से स्ट्रेटेजी आप फिक्स रखो। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट नोट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स आप साथ ही साथ में निकालते चलो। क्योंकि जैसे आपको मालूम है, पेपर दो दो पेपर एक दिन के अंदर रहेंगे, तो फिर उस दिन दिक्कत होगी। जैसे आप सुबह पेपर दो के दे के आओगे, जैसे मेरा भी 1 to 2 और 3 to 4 ऐसे पेपर होता था। 2 घंटे के पेपर होते थे, और फिर 4 बजे छुट्टी हो जाती, तो 4 बजे के बाद कितना ही पढ़ोगे आप। अगर नोटबुक लेके बैठोगे तो फिर 200-300 पेजेस की नोटबुक कैसे रिवाइज होगी, और 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना होता है। तो इसलिए नोट्स कंपलसरीली आप यहाँ अभी से बना के रखो। अगर नोट्स कंप्लीट होते हैं तो फिर अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं।
ये बात आप ध्यान रखोगे सीसी के लिए। और सीसी के लिए सिलेबस तो मैं कंक्लूड करना करना चाहूँगा कि सीसी के लिए आप क्या क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को स्टिक रहोगे। सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आपको पहले आते हैं उनको पहले कवर करते चलो। एज में वगैरह ना, एज जो एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसमें ये हाईलाइट करने का भी ऑप्शन रहता है। तो ये क्रोम में तो नहीं है वो, लेकिन आप उस तरह से आप हाईलाइट करते चलो जो जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वैसे। और जो भी आपके लैब्स में वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्लास में जब पढ़ाते हैं टीचर्स, तो वो बोलते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे CRUD ऑपरेशंस डेटाबेस के, तो आप लेक्चर की स्टार्टिंग उसी से होती है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। तो वैसे टॉपिक्स के जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करके रखो। वो चीज़ें आपके सीसीए में भी काम आएंगी, इंटरव्यूज में भी काम आएंगी वो। ठीक है, तो ये रहा सीसी का प्लान अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम बचा है सीसी के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। और जो स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना कि मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट, तो आपको मिलेगा यहाँ से। तो ये रही बात सीसी के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अपन लोग अभी सीसी के बाद आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा अभी। तो प्रोजेक्ट के लिए आप क्या करोगे, एक मिनट में टैब स्विच कर लेते हैं यहाँ से। जैसे भी प्रोजेक्ट की बात आती है तो प्रोजेक्ट में आपको जो ओओपी के कॉन्सेप्ट्स है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, जो पिलर्स है, मेजर पिलर्स है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में वो पिलर्स कहाँ पर लगे हैं, एनकैप्सुलेशन कहाँ पर लगा है, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये कहाँ पर लगा है, इसका एप्लीकेशन आपको मालूम होना चाहिए। और वहाँ पर इंटरव्यू में जब आप देखते हो तो उन लोग इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो भी देखा जाता है। अब जैसे सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए आपने क्या यूज़ किया है, गिट यूज़ किया है कि नहीं किया है, कि जस्ट आपने पहले कोड लिखा और फिर इंस्टीट्यूट ने बोला गिट के ऊपर डालना है तो फिर पूरा का पूरा कोड एक साथ आपने पुश किया, तो वैसे नहीं चलेगा। आप जैसे जैसे करते हो एटलीस्ट लास्ट 10 दिन में अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो फिर आप लास्ट 10 दिन की जो गिट का इम्पोर्टेंस है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उस वो क्यों यूज़ करते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए, पुश पुल ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ब्रांचिंग मालूम होनी चाहिए। बेसिक लेवल पे भी आपको मालूम रहा तो फिर एक अलग सा आपका जो वैल्यू है वो बढ़ती है इंटरव्यू में। एक्सपेक्ट करते हैं उन लोग कि आपका प्रोजेक्ट डॉकराइज हो, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड हो, JWT टोकन यूज़ किया हो। मुझे नहीं लगता कि ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता है, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे अपनी एक्सप्लोरिंग कैपेबिलिटीज़ भी दिखती है कि इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करके दिया डॉकर, तो फिर बच्चों ने उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया, क्योंकि कंपनी में वहाँ पर तो टीचर्स रहेंगे नहीं, तो अपनों को खुद से जो मार्केट में डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज रहती है वो खुद से एक्सप्लोर करके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन या सजेशंस देने होते हैं। तो उन लोग वो कैपेबिलिटीज भी देखते हैं कि टीम में अगर इसको डाला तो फिर ये क्या हर बार एक फिक्स्ड पाथ चाहेगा, या फिर अपने से भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेगा। अगर कुछ मार्केट में नया चल रहा है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में आपके टेस्ट होंगी। तो आपको, जैसे मैंने तो डॉकर भी इम्प्लीमेंट किया था, सिक्योरिटी, JWT, और होस्टिंग इम्पोर्टेंट है। होस्टिंग आप AWS पे करो, उससे आपको प्लस पॉइंट मिलता है। और JWT, सिक्योरिटी, डॉकर सिंपल लेवल पर तो एटलीस्ट आप इम्प्लीमेंट करके रखो। डॉकर में तीनों कंटेनर्स, जैसे डेटाबेस है आपका, फ्रंट एंड है और बैक एंड है, तो तीनों के अलग अलग अगर होते हैं पॉसिबल तो करो, अदरवाइज एटलीस्ट कोई तो एक कंपोनेंट उसको डॉकराइज करो। होस्टिंग के लिए AWS पे जो फ्री टियर अकाउंट है, खुद का है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स के अकाउंट पे उसको होस्ट करो। तो ये सब चीज़ें बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कंपनी के इंटरव्यूज में उन लोग यही चेक करते हैं कि बच्चों में एक्सप्लोरिंग कैपेबिलिटीज कितनी है, और एक्सप्लोर जो आप करते हो उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हो, तो वो भी टेस्ट करते हैं। अब जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रोजेक्ट में और क्या पूछेंगे, तो फ्लो पूछेंगे। जैसे आपको बोलेंगे कि आपका जो UI लॉगिन पेज है,
जिसमें आपने ईमेल लिखा है, पासवर्ड लिखा है और नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा है। तो वो बोलेंगे कि मेरा ये ईमेल एड्रेस है, मेरा ये पासवर्ड है, तो आप बताओ फ्लो कैसा है। तो उसमें आप बताओगे कि यूआई से आप लॉगिन होगे। फिर यूआई में क्या यूज़ किया आपने, रिएक्ट जेएस यूज़ किया है। तो रिएक्ट जेएस में एक्शुअल्स के थ्रू डेटा बैकएंड में जाएगा, फिर बैकएंड में कंट्रोलर पे डेटा रिसीव होगा, फिर वो कंट्रोलर से मॉडल, जो एमवीसी मॉडल है, तो मॉडल्स मतलब डेटा प्रोसेसिंग में जाएगा, वहाँ से डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से ऑथेंटिकेट डेटा आएगा, ऑथेंटिकेशन होगा, फिर जो भी आपका यूज़र नेम या पासवर्ड सही है गलत है उसके बेसिस पे हम लोग उसके नेक्स्ट पेज पे हम लोग उसको नेविगेट करेंगे। तो ये फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फ्लो आप नहीं बता पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी वहाँ पर। और फिर कई बार अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो फिर हाई पैकेजेस की कंपनी डेटाबेस डिज़ाइन भी पूछ लेती है कि अगर आपने डेटाबेस है तो कितने टेबल्स है, कितने टेबल्स है तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कितने टेबल्स चाहिए मुझे, टेबल्स में कॉलम क्या है, तो किस बेसिस पे अपने कॉलम्स को सेग्रीगेट किया, NF 1, NF 2, NF, ये सब चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे आइडिया होने चाहिए। उन लोग एक्सपेक्ट ये तो नहीं करते हैं कि आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गए ये सब चीज़ों में, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट ही खुद इतना छोटा है और उसमें भी क्या ही हम लोग एक्सपर्ट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। आपका यूआई डायग्राम अगर इंटरव्यू ऑनलाइन रहता है तो फिर आपको अगर बात करने में काफ़ी दिक्कत होती है तो आप अपने डायग्राम्स के साथ रेडी रहो। आपके प्रोजेक्ट का जो भी आपका एनिमेटेड डायग्राम रहेगा या फिर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, जो अगर आप शब्दों में जिसको व्यतीत नहीं कर सकते तो वो आपको डायग्रामेटिकली वहाँ पर बोलना होगा। तो उसके लिए डायग्राम जो रिक्वायर्ड है उसकी प्रैक्टिस करो। विंडोज़ है तो विंडोज़ में पेंट वगैरह यूज़ करने की प्रैक्टिस करो। तो वहाँ पर अगर आपके शब्द कम पड़ रहे तो आपके डायग्राम सारी चीज़ें बोलनी चाहिए सामने वाले को। आपके कॉन्सेप्ट से मतलब है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े बहुत वीक रहेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आप डायग्राम्स का यूज़ करो। अच्छे टेक्नोलॉजी में जो भी एनिमेशंस या फिर कुछ भी हो आपका, तो जो प्रोजेक्ट का फ्लो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो तो वो आप यूज़ करो। आगे चलते हैं हम लोग कि अभी जावा के इंटरव्यू में जावा से ही स्टार्ट होगा। जावा मतलब जावा से ही स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कुछ कंपनी जो हाई पैकेजेस की रहती है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं रहती है। उनको आपके कॉन्सेप्ट से मतलब रहता है, जैसे ओओपी के क्वेश्चंस है। तो आप पहले तो आपको क्वेश्चंस चाहिए। क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको एक तो जैसे इंटरव्यू का मैं प्रीफर करता हूँ, यहाँ से बस क्वेश्चंस देखने हैं अपनों को। व्हाट इज मेंट बाय टर्म ओओपी। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर से लोगे, आंसर आपका खुद का होना चाहिए विथ एग्जांपल, और उसकी फील भी होनी चाहिए कि नहीं ये ओओपी से आपका काम एक्चुअल में आसान हुआ है। जब आप इस चीज़ को फील करोगे तभी आप एक अच्छा आंसर बता पाओगे। अदरवाइज ये आप पढ़ोगे और फिर उसको बताओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो फील आने के बाद ये आपको पहले तो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर, फिर उसकी जो एग्जाम्पल है आपने कहीं पर इम्प्लीमेंट किया है कि एक्चुअल में फील है कि नहीं। अगर ये फील वगैरह सब ऊपर की जो चीज़ें रेडी है तो फिर आप गूगल से एक वन लाइनर आंसर रेडी रखोगे, ताकि इंटरव्यू ने जैसे पूछा तो आप ये वन लाइनर दोगे, और फिर उसने और भी डिटेल में जाने की कोशिश की तो फिर आप वहाँ पर अटकोगे नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको यहाँ से क्वेश्चंस लो और फिर आंसर्स आप अपने हिसाब से रेडी करो, क्योंकि सीडैक में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो फिर उस जो नॉलेज आपको गेन किया है लेक्चर से, तो उससे आप ये आंसर्स इसके रेडी करो। जो भी आपके रिलेटेड फैकल्टीज है, सीनियर्स है, उनसे जाके आप डिस्कस करो कि नहीं मैंने यार ये ऐसे ऐसे आंसर रेडी किया है, क्या सही आंसर है, क्या एग्जाम्पल सही है क्या। जब तक आपको वो स्टैंपिंग नहीं मिलेगी कि नहीं सही है तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चंस है, अलग अलग जगह से एग्जांपल्स ढूंढो। अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आ रहे तो फिर आपको कहाँ से, ये देखो डायग्राम्स वगैरह दिया, तो ये आप एक इंटरव्यू को बताते समय ये मत भूलो कि आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो। ये नहीं कि आपको सिर्फ बोलना है वहां पर, आप आपने जो अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन है तो उसको आप दिखा भी सकते हो। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखो। ओओपी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखो, स्टार्टिंग ओओपी से ही करो। ये इंटरव्यू बिट का जो पेज है उसको फॉलो करो क्वेश्चंस के लिए। मैं आंसर्स के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहीं से जाओ।
जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से लो और आंसर्स आपके रेडी करके रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ओओपी के क्वेश्चंस करके रखो। फिर जावा के क्वेश्चंस जब आते हैं, जैसे अभी ये इंटरव्यू टॉप जावा क्वेश्चंस, तो वो भी रेडी करके रखो। अगर जावा स्पेसिफिक कंपनी आती है तो वो पक्का यही सब क्वेश्चंस पूछेंगे कि हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, फिर स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो स्ट्रिंग्स से रिलेटेड रहेगा। फिर और आप ना अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो आपको एक पॉइंट के बाद सारी चीजें रिपीटेटिव लगेंगी, नई नई लगेंगी, तो वही क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहेंगे। तो एक बार आप कवर कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी रखो, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एक बार कवर करो चीजें। तो एक बार चीजें कवर होंगी ना तो फिर उसके बाद आपको सारी चीजें रिपीटेड ही लगेंगी। तो कुछ ज्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं है, वही फिक्स पैटर्न रहता है ओओपी के क्वेश्चंस पूछने का या फिर जावा के क्वेश्चंस का। वही फिक्स पैटर्न है, इसको बार बार आप रिपीट करो। स्ट्रिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो यूआरएल है वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जाती है और स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा रहती है। स्ट्रिंग स्पेशल है, हर एक लैंग्वेज में स्ट्रिंग की अलग ही लेवल रहती है, अलग स्पेशलिटी उसको दी है। हर लैंग्वेज में आप देखोगे तो किसी डेटा स्ट्रक्चर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया रहता है, लेकिन स्ट्रिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रहता है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस जो रहेंगे उसको पहले प्रिपेयर करो। इसका भी आप इंटरव्यू बिट से क्वेश्चंस लो और आंसर्स अपने हिसाब से प्रिपेयर करके रखो। एरेज टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना इंटरव्यू आपका ख़त्म नहीं होगा। एरेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। और क्रक्स आता है फिर ये सब आपका इंटरव्यू तक, सीसी, सीसी के बाद प्रोजेक्ट और इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले जो रहता है कोडिंग राउंड, अगर वो कोडिंग राउंड आपका नहीं निकलता है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे। तो कोडिंग राउंड की प्रैक्टिस तगड़ी रखनी है एकदम। आप कहोगे कंसाइज रखनी है, बाउंड्रीज रखनी है। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेडली कुछ भी करते जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। एक फिक्स पाथ फॉलो करो। मैं अपना पाथ शेयर करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे ही फॉलो करो। अगर आपके पास अपनी चीज़ें हैं तो मेरा ट्रैक रखो और मेरे ट्रैक में आपकी अपनी चीज़ें ऐड करो और अपना ट्रैक बनाओ। मैं एक स्टैंडर्ड ट्रैक बताता हूँ जिसमें मैंने फॉलो किया था, जिसके मुझे फ्रूट्स भी मिले। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी फेल गई थी। मेरा प्लेसमेंट कूपा में हुआ था, तो फिर आप देख सकते हो मेरे वो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया था, और मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हुई वो स्ट्रेटेजी, तभी वहां पर इंटरव्यू में भी आउटपुट निकला। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा कोडिंग राउंड के लिए। तो कोडिंग राउंड में मैंने जीएफजी को फॉलो किया था, दैट इज गिग्स फॉर गिग्स। आप हैकर फॉलो कर सकते हो या फिर कोई और भी जो ओपन सोर्स है जिसमें आपको कंफर्ट लगता है उसको फॉलो करो। मैंने जीएफजी इसलिए फॉलो किया था क्योंकि सारी चीज़ें एक में थी। मतलब मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो कम टाइम में मुझे सारी चीज़ें सॉर्टेड चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने ये जीएफजी का किया था। मैं जीएफजी का दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से ये मेजर टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए थे। ज़्यादा टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए थे, और उसी को मैंने रिपीटेड प्रैक्टिस रखी थी। तो ये मैंने जीएफजी का कोर्स लिया था, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये टॉपिक्स है, तो मुझे करीबन ये 2500 या 2600 का पड़ा था ये कोर्स। इसमें सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स है, एरेज है। आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं सीरियसली, जो वो है वो मैथमेटिक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो उसमें आपको पहले तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ओवरव्यू दिखेगा, वीडियोस दिखेंगे। ये देखो ये वीडियोस दिए हैं। यहाँ पर से आपको काउंट डिजिट, पैलिंड्रोम नंबर, यहाँ पर जाओगे जो लेक्चर में समझाया गया है उसका कोड है। यहाँ पर ये जो समझाया है उसका कोड है। ये फैक्टोरियल है, तो वो वीडियो में जो भी चीज़ें समझाई गई है उसका कोड है यहाँ पर। एक तो एफिशिएंट कोड रहता है, और एक जो आपको बोलते हैं ऑप्टिमाइज करो कोड, तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहता है। तो वहाँ से आपको यहाँ पर से जैसे फॉर एग्जांपल ये रिकर्सिव कोड है, तो आप उसको यहाँ पर रन भी करके देख सकते हो। तो ये रन करोगे तो आपका यहाँ पर आउटपुट भी आएगा, और यहाँ पर आपको वैल्यूज चेंज करने की। तो फिर ये सारी चीज़ें एक जगह थी, तो फिर मैं क्यों इधर उधर भटकते रहूँ। तो इसलिए मैंने जीएफजी का भले पैसे लगे, लेकिन सेग्रीगेटेड एक पाथ मिला, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। और जैसे मैं
फिक्स स्ट्रेटेजी रखी कि वीडियो देखूंगा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद या फिर जो जो साथ साथ में चल रहा है, जैसे मैथमेटिक्स है, एक टॉपिक किया, क्योंकि थ्योरी एक साथ ही आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एक वीडियो देखा, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स तुरंत ही रेडी रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स भी आपको ये जो इंटरफेस है, यूआई इंटरफेस, वो सिमिलर आपको वहाँ पर भी दिखेगा कोडिंग ग्राउंड में, तो मुझे वो भी काफ़ी फायदा हुआ। और इसमें इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं है, मतलब आप जैसे देखोगे स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ तो फिर उसके मेथड्स वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मेथड्स वगैरह नहीं आते, और यहाँ पर से आप लैंग्वेज वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो फिर आपको एग्जाम्स में भी ये इंटेलिजेंस की जो आदत रहती है, हम लोग या वीएस कोड वगैरह यूज़ करते हैं या फिर एसटीएस यूज़ करते हैं, तो हम लोग आदत पड़ी रहती है कि नहीं मुझे चाहिए वो इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस नहीं आता है, वो कोडिंग राउंड्स में भी नहीं आता है। आपको सिमिलर मैनर में इसी तरह से आपको दिखेगा। आपको ये दिया रहेगा एग्जाम्पल वन इनपुट ऐसे दिया रहेगा, और आपको यहाँ पर कोड रन करके आपको दिखाना होता है। हमने यहाँ से सॉल्व किए थे, बाकी सारे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप क्या फंक्शन लिखोगे यहाँ पर। तो फिर जो मैथ डॉट मैथ के जो फंक्शन है जावा में, वो आपको मालूम होने चाहिए, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, और उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग भी मालूम होनी चाहिए, एबीएस है या क्या है। तो इसको रिटर्न करोगे, फिर इसको रन करके देखोगे, और सिमिलर ही रहते हैं कोडिंग राउंड में, अलग कुछ नहीं रहता है। ये यही इंटरफेस आपको दिखेगा, दिखने मिलेगा। यहाँ पर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, जो भी लैंग्वेज कंफर्ट जोन में है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करो, और यहाँ पर से करो। और यहाँ पर आप पहले तो खुद से ट्राई करो, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मत देखो, क्योंकि वहाँ पर ये क्वेश्चंस ही रिपीट नहीं होंगे, वहाँ पर अलग क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसकी जो थिंकिंग डेवलप करनी है अपने को, तो यहाँ से डेवलप करनी है, थिंकिंग डेवलप करने के लिए ये यूज़ करो। तो ये टॉपिक्स रहा। फिर उसमें अभी आप ज़्यादा डाइवर्सिटी मत रखो, पहले तो आप मैथमेटिक्स कवर करो, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर करो, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के बाद एरेज कवर करो, ये देखो, या फिर मैथमेटिक्स है, एरेज है, एरेज के बाद स्ट्रिंग्स कवर करो, स्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग्स का कवर करो। फिर हैशिंग, हैशिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन करता है, काफ़ी कोड रिडक्शन करता है ये, तो हैशिंग का भी आप रखोगे। मुझे इंटरव्यू में हैशिंग के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, और हैशिंग सच में बताऊं तो काफ़ी चीज़ों को आसान करता है। तो हैशिंग का है ये, वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो। अगर आप एक दो बार कर लेते हो तो कंप्लीट रिवीजन के लिए आपको 3 दिन लगते हैं। अभी से स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे, पहले एक हफ्ता लगेगा, 1.5 हफ्ता लगेगा, पहले स्लो चलेगा ये प्रोसेस, पहले वीडियो देखेंगे फिर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो उस तरह से आपको पहले एक हफ्ता लगेगा, फिर टाइम रिड्यूस होते होते, और जब आपके इंटरव्यूज आएंगे उस समय 3 दिन में आपका ये पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। हर 3 दिन में एक एक बार रिवाइज करना है, और यही टॉपिक्स आप फिक्स रखो, ज़्यादा डाइवर्सिटी मत रखो, क्योंकि डाइवर्सिटी के लिए देखोगे तो ये देखो यहाँ पर इतने टॉपिक्स है। और ये कोर्स जब मैंने खरीदा था तो मुझे कॉल आया था, तो उन्होंने पूछा था कि कितने किस लिए चाहिए, तो मैंने कहा मेरा इंटरव्यू का है, तो उन्होंने मुझे टाइम पूछा था कि कितने दिन का गैप है, मैंने कहा 1 महीना है मेरे पास अभी प्रिपरेशन के लिए, तो उन्होंने बोला सर ये तो 6 महीने का कोर्स है, आप कैसे करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स फिक्स करो, मैथमेटिक्स करो, एरेज करो, स्ट्रिंग्स करो, और ये हैशिंग के 4-5 टॉपिक करो, और उसको बार बार रिपीटेड करो, बाकी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रही जीएफजी का वॉक थ्रू भी। जैसे भी वॉक थ्रू क्या ही है, अभी यहाँ पर से आप देखोगे इंट्रोडक्शन होगा ज़्यादा, उसके डाइवर्सिटी में मत जाओ, फिक्स रखो रूटीन अपनी। और रूटीन के बारे में अभी बोलूँ तो अभी डर तो सबको लगा रहता है, काफ़ी डर लगता है ये लास्ट मंथ में। मैं भी था, जब हम लोग का अप्रैल फरवरी स्टार्ट हुआ, फरवरी में फुल टेंशन था कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, सीसी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि सीसीए में हम लोगों ने तो क्लासेस फॉलो की होती है, तो उसमें फिर बाद में हम लोग को लास्ट में मालूम चलता है कि नहीं ये सिलेबस पे कुछ चीज़ें रहती हैं, और सिलेबस देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं, कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हुए रहते हैं। फिर उस चीज़ों को देख के पैनिक नहीं होना है, सिलेबस ओपन करो, सिलेबस में जो आपको पढ़ाया गया है वही इम्पोर्टेंट है, और जो बाकी चीज़ें जो कम इम्पोर्टेंट है वो टाइम कंस्ट्रेंट या कुछ कह सकते हो उसकी वजह से आपकी छूट गई होंगी।
तो आप पहले जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको पहले कवर करो, और फिर अगर कॉन्सेप्ट कवर्ड है तो जस्ट आपकी इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो, इसलिए आप वहाँ पर जाओ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी जावा के जो क्वेश्चंस है जैसे ओओपी के है और स्ट्रिंग्स के, एरेज के, इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मेरा टाइम नहीं परमिट करता है। जॉब में मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो काफ़ी सारा टाइम मेरा उधर जा रहा है। आज ये तो लॉन्ग वीकेंड आया इसलिए मुझे आज टाइम मिला काफ़ी, तो इसी अवसर पे मैंने बनाया ये वीडियो। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। और जो सीसी में सक्सेसफुली क्वालिफाइड हुए हैं और कुछ व्यूवर्स अपने जो न्यू जॉइनर्स रहेंगे उनके लिए आप भी जावा का रेडी करो। जावा थ्रू आउट सीडेक चलेगा। वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा। तो अभी जो 15-20 दिन है सीडेक का कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप को कहीं पर किसी कोर्स में हुक कर लो, ताकि आप उस फ्लो में एटलीस्ट वो सिलेबस 10-15 दिन में आप कवर कर पाओ। अ, अभी पैसे का भी उतना सोचो मत कि नहीं मेरे पैसे जाएंगे, ये करो, कुछ तो कोर्स पकड़ो, लाइव कोर्स पकड़ो, उसको कंप्लीट करो 10-15 दिन में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, और कम विथ द फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।